नमस्कार, मैं हूं पुण्य प्रसून वाजपेयी। दस्तक में आपका स्वागत है। बात आज साख की होगी, उस साख की जिसके मद्देनजर लोकतंत्र के 3 स्तंभ काम करते हैं। लेकिन इन सब के बीच हर की नजर आज की तारीख में न्यायपालिका की तरफ क्यों जा रही है? न्यायपालिका ही सरकार के जरिए इस देश में कैसे गवर्नेंस होनी चाहिए उस दिशा में बता रही है। राष्ट्रपति शासन लगाया गया, खारिज कर दिया गया। आईपीएल पर सवाल उठा, अदालत ने खारिज किया। दिल्ली शिमला एयर सर्विस कब होगी, आज ही कहा, बताइए ना, नहीं सुनेंगे। आपातकालीन फंड में गड़बड़ी यूपी में हुई, सुप्रीम कोर्ट पहल कर रहा है। तो ध्यान दीजिए, सुप्रीम कोर्ट आज अगर 4 इशू पर मुद्दों पर आया है तो दूसरी तरफ वो कौन सा मुद्दा नहीं है जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट को पहल नहीं करनी पड़ी। और अदालत के जरिए सरकार को भी समझ में आया कि हां, उसके पास ताकत है, काम है, नुमाइंदगी है, तो उसे काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या निकाला जाए? सूखा हो या माल्या हो, काला धन हो या फिर मनरेगा का सवाल हो, हर पे सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। तो और आज सुप्रीम कोर्ट ने कैबिनेट के डिसीजन के बाद राष्ट्रपति के निर्णय को लेकर भी जब कुछ इस तरीके का फैसला दिया जिसने एक सवाल तो उठाई दिया, क्या मौजूदा वक्त में सबसे बड़ा सवाल साख का है? और साख के सवाल का मतलब होता क्या है? आइए शुरुआत करते हैं उत्तराखंड से। उत्तराखंड के लिए केंद्र की ओर से राज्य में धारा 356 का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट की ओर से निर्धारित नियम के खिलाफ। तो बीते 23 महीनों में मोदी सरकार के लिए यह सबसे बड़ा झटका है, क्योंकि राज्यपाल की रिपोर्ट से इतर केंद्र सरकार की पहल और कैबिनेट की मोहर के बाद राष्ट्रपति की मोहर से लगे राष्ट्रपति शासन को ही हाईकोर्ट ने जब यह कहकर खारिज कर दिया कि धारा 356 का बेजा इस्तेमाल किया गया है, तो समझना यह भी होगा यह फैसला क्यों मोदी सरकार के लिए खतरे की घंटी है। वजह 3 है। संविधान का दुरुपयोग हुआ, सत्ता के लिए दल बदल को प्रोत्साहित किया गया, राज्यपाल की रिपोर्ट की अनदेखी की गई। यानी पहली बार राज्यपाल ने 18 मार्च से लेकर 26 मार्च के बीच 6 रिपोर्ट केंद्र सरकार को भेजी, लेकिन किसी रिपोर्ट में राष्ट्रपति शासन लगाने के हालातों का जिक्र नहीं किया गया। पहली बार शायद है भारत के आज़ाद इतिहास में कि गवर्नर की रिकमेंडेशन के बिना राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया हो। और ये भी शायद एक बार पहली बार है वोट ऑफ कॉन्फिडेंस साबित करने से एक दिन पहले राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। बावजूद इसके राष्ट्रपति शासन लगा, तो अगला सवाल यह भी कि आखिर मोदी सरकार ने राष्ट्रपति शासन लगाने की जल्दबाजी दिखाई क्यों? क्योंकि उत्तराखंड में हलचल कांग्रेस के ही 9 विधायकों के विरोध से शुरू हुई और राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की उस रिपोर्ट से ठीक एक दिन पहले लगा दिया गया, जिस रिपोर्ट में सदन के भीतर बहुमत साबित करने का दिन तय किया गया था। इसीलिए हाईकोर्ट ने अपने फैसले को सुनाने से पहले 4 टिप्पणियां की जो बेहद सख्त है। पहली, राज्यपाल की रिपोर्ट में भी राज्य में संवैधानिक संकट का जिक्र नहीं था। दूसरी, केंद्र कोर्ट के साथ खेल खेल रहा है। तीसरी, हमें गुस्से से ज्यादा इस बात का दर्द है, क्या सरकार कोई प्राइवेट पार्टी है? और चौथा, कल अगर आप राष्ट्रपति शासन हटा देते हैं और किसी को सरकार बनाने के लिए बुला लेते हैं तो यह न्याय के साथ मजाक होगा। यानी पहली बार हाईकोर्ट ने मोदी सरकार को ही इस तरीके से कटघरे में खड़ा किया है, जहां लग बहुत साफ रहा है कि संविधान के दुरुपयोग के साथ साथ विधायकों की खरीद फरोख्त या फिर दल बदल को प्रोत्साहित करते हुए एक ऐसी स्थिति देश के एक राज्य में पैदा कर दी गई जिसमें सीधी भागीदारी राज्य में राजनीतिक दलों की नहीं बल्कि केंद्र की है। इसीलिए यह मोदी सरकार के लिए सबसे बड़ा झटका है। मसला सिर्फ झटके का नहीं, मसला दरअसल उस संवैधानिक प्रक्रिया का भी है जिसके जरिए जो फैसला आया उसमें 5 सवाल बहुत सीधे तौर पर खड़े हुए। मसलन 5 सवाल में पहला सवाल, राष्ट्रपति शासन भी न्यायिक समीक्षा का विषय होगा? यह एक पहला सवाल निकल कर होना चाहिए क्या? राष्ट्रपति शासन बिना विमर्श के लगाया जाएगा तो उसे बदला जा सकता है, यानी कहीं माइंड लगाया नहीं गया क्या? राष्ट्रपति शासन के लिए राज्यपाल की रिपोर्ट को आधार होना चाहिए, लेकिन वह भी आधार क्यों नहीं बनाया गया? और 1/3 सदस्यों के नियमों को अनदेखा कर दल बदल नहीं किया जा सकता। जिस तरीके से दल बदल कानून है उसकी भी अनदेखी कर दी गई। और 5वां सवाल, सरकार का बहुमत साबित करने का सबसे श्रेष्ठ तरीका या सबसे सही जगह तो फिर सदन के भीतर ही होती है, और उसी को इस दौर में कहीं खारिज किया गया। मुश्किल ये नहीं है, मुश्किल इसके आगे की भी एक स्थिति है। मसलन क्या इस देश के भीतर
सत्ता के लिए दूसरी राजनीतिक दलों से आए हुए विधायकों के जरिए सत्ता पलटी जाए, एक सोचिए। दूसरी सोच, कानूनी तर्क करना आपको आना चाहिए, इसके जरिए सत्ता पलटी जा सकती है। दोनों स्थितियां बीजेपी के भीतर से निकली। सुनिए जरा। मुश्किल यही हो चली है, क्या वाकई अटॉर्नी जनरल बदल दिया जाए, उसके बाद तर्क सही होंगे? अब तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी हो चली है। लेकिन कई सवालों के साथ एक सवाल यह भी कि इस देश के संसद के भीतर से एक कानून पास होता है, संसद के भीतर और बाहर तर्क दिए जाते हैं कि अब ये जनता के हित में सारी स्थितियां हो जाएंगी, लेकिन कानून बना दिया गया। एक महीने बाद भी स्थिति जस की तस, तो फिर वो संसद के भीतर और बाहर की बहस और कानून बनने की प्रक्रिया में जल्दबाजी उस वक्त क्यों थी? जिक्र किस बात का हो रहा है देखिए। उस देश के भीतर कितने लाख परिवार हैं जो इससे प्रभावित है, जिस रिपोर्ट का हम जिक्र कर रहे हैं, देखिए इसे। तो जिस रियल एस्टेट सेक्टर में देश के आम लोगों की गाढ़ी कमाई का अरबों खरबों रुपया फंसा है, और जिस देश में सिर के ऊपर एक अदद छत का सपना करोड़ों लोगों के लिए सबसे बड़ा सपना है, वहां बिल्डर लोगों से धोखाधड़ी ना कर पाए, इस बाबत मोदी सरकार ने संसद में कानून भी पास करा लिया। लेकिन हालात फिर भी नहीं बदले। तो क्या देश में कानून लागू करा पाना भी मुश्किल है? क्योंकि माना तो यही गया कि 4 बरस की जद्दोजहद के बाद देश में रियल एस्टेट कानून बना है, तो घर के लिए जिंदगी के कमाई लगा देने वालों के साथ धोखा नहीं होगा। लेकिन कानून भी है और कानून के जरिए राहत का गुणगान करने वाली सरकार भी है। तो सरकार कहे जो भी, लेकिन बावजूद इसके भरोसा तो लोगों में जगा नहीं। उन्हें अब घर मिल जाएगा, क्योंकि कानून होकर भी कानूनन कोई काम अगर नहीं हो पा रहा है तो देश भर का हाल ही देख लीजिए। देश भर में 5000 से ज्यादा प्रोजेक्ट अधर में है, और इन 5000 प्रोजेक्टों में फंसे हैं 5 लाख से ज्यादा परिवार, जो पूरा पैसा देकर एक अदद घर के लिए भटक रहे हैं। बैंक लोन का बोझ हो या फिर कमाई का 22% औसतन हर घर का खर्च हो रहा है, बावजूद इसके घर उसके पास नहीं है। यानी जिस रियल एस्टेट कानून को लेकर संसद के भीतर और बाहर तर्क गढ़े गए, इसके बाद कोई बिल्डर धोखाधड़ी ना कर पाएगा। लेकिन उसका सच यह भी कि दिल्ली एनसीआर में 600 से ज्यादा, मुंबई नवी मुंबई में 1600 से ज्यादा, पुणे में 700 से ज्यादा, कोलकाता में 350 से ज्यादा, हैदराबाद में 250 से ज्यादा, चेन्नई में 310 से ज्यादा और बेंगलुरु में 650 से ज्यादा ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो 2 से 5 साल तक विलंब से चल रहे हैं। और इन तमाम प्रोजेक्टों में लोगों ने 80 से 100% तक पैसा चुका दिया है। इस हालात में अगर आम लोगों को बिल्डरों से कोई हर्जाना मिलेगा, यह भी दूर की गोटी। अलबत्ता लोगों की तरफ से कोई इंस्टॉलमेंट देरी हुई हो तो फिर 1 से 2 लाख का जुर्माना मामूली बात। लेकिन सवाल तो कानून के राज पर भी सवालिया निशान उठने का है, और कानून का पालन करने वाले अधिकारियों के पास अब एक ही तर्क है कि रियल एस्टेट कानून संसद से तो पास हुए महीना बीत गया, लेकिन सरकार ने अभी तक इसे नोटिफाई नहीं किया है, तो वो क्या करे? जी, ऐसे में नए कानून के तहत तो सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में राज्य स्तरीय नियमन प्राधिकरण स्थापित भी हो जाना चाहिए। यह भी नहीं हुआ। यानी केंद्र ने कानून बनाया और उस पर राज्य अमल कब करेंगे, कैसे होगा, यह भी कोई नहीं जानता। और इन सब के बीच सवाल यही कि कानून के राज का मतलब होता क्या है, क्योंकि सोशल मीडिया के जरिए आवाज बुलंद करने की स्थिति में देश लगातार भटक रहा है। क्या वाकई देश भटक रहा है या मुद्दों को लेकर सत्ता भटक जाती है? पानी का सवाल महाराष्ट्र में गूंजा, फडणवीस सरकार को सीख मिल गई कि आईपीएल से ज्यादा जरूरी पानी है। लेकिन किसे पता था राजस्थान, जी मरुस्थल, जहां पर माना जाता है पानी का कहीं ज्यादा बड़ा संकट, सूखा के इलाके घिरे पड़े हैं, सुप्रीम कोर्ट में सरकार कह चुकी है। लेकिन देखिए आईपीएल प्रेम भी क्या चीज होती है। वसुंधरा सरकार कहती है जी हमारे यहां करा दीजिए। पानी के आगे महाराष्ट्र सरकार का आईपीएल प्रेम टूटा तो अब राजस्थान सरकार का जाग गया है। अदालत की फटकार और फैसले के बाद ही फडणवीस सरकार को समझ में आया कि आईपीएल से ज्यादा जरूरी पानी है। लेकिन आईपीएल की कमाई और उसकी चकाचौंध का लालच अब राजस्थान सरकार रोके नहीं रोक पा रही। तो राजस्थान हाईकोर्ट को भी सवाल करना पड़ा, जब पानी की कमी राजस्थान में है तो फिर आईपीएल के लिए लाखों लीटर पानी हरी घास पर बहाना क्यों जरूरी है? जो सरकार की जल नीति है उसमें पहली प्रायोरिटी जो है इंसान की प्यास बुझाना है, और जो मनोरंजन की स्थिति वो जो इशू है वो 7वें 8वें नंबर पे आ जाता है। तो जब पीने के लिए पानी नहीं है तो व्यर्थ बहाने के लिए जो अनमोल पानी है वो व्यर्थ बहा जा रहा है। इसको लेके याचिका दायर करती है।
मुश्किल तो यह है कि राजस्थान सरकार को लगता ही नहीं कि राजस्थान में पानी का कोई संकट है, जबकि सच तो यह है कि राजस्थान के 310 में से 237 पानी के जोन डार्क जोन बन चुके हैं, जहां भूजल भी नहीं बचा। राज्य के 242 गांव ढाणियों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं और 8 से 10 दिनों में एक बार टैंकर से पानी पहुंचता है। इतना ही नहीं, जिस जयपुर में मैच कराना चाहते हैं उसी जयपुर में 150 कॉलोनियों में पानी की कोई व्यवस्था नहीं। लोग खरीदकर टैंकरों से पानी लेते हैं। यानी पानी नहीं, यह हकीकत है। लेकिन वसुंधरा सरकार को आईपीएल चाहिए, तो उसने महाराष्ट्र में आईपीएल का बोरिया बिस्तर सिमटता देख बिना देर किए बीसीसीआई को चिट्ठी लिख डाली कि वो राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से चाहे नाराज हो, लेकिन आईपीएल की मेजबानी वह खुद करना चाहती है, यानी राजस्थान सरकार ही मैच कराएगी। बीसीसीआई की टीम जयपुर पहुंची और रायपुर, कानपुर और जयपुर के 3 विकल्पों में से मुंबई इंडियंस और बीसीसीआई ने जयपुर को ही चुन लिया। और इन सब के बीच हद तो यह भी कि सूखे पर संवेदनहीनता की एक झलक लातूर में महाराष्ट्र की मंत्री पंकजा मुंडे ने सेल्फी लेकर दिखाई। तो आईपीएल पर राजस्थान के खेल मंत्री क्या कह रहे हैं, यह भी सुन लीजिए। मैचेस आने से पानी की कोई खपत ज्यादा नहीं होगी, और अगर आपको पानी का इतना फिक्र है तो हम सबको ये प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम अपने घर में लॉन नहीं उगाएं, हम अपने घर में हम फूल वाले पौधे नहीं लगाएं। राज्य के कृषि मंत्री के गांव में 8 दिन से पानी नहीं आ रहा। पूछने पर पानी की कमी का रोना भी रो रहे हैं, लेकिन जब सवाल आईपीएल का पूछा गया तो झटके में दार्शनिक बन गए। आदेशों से ज्यादा प्रभावी वहाँ की जनता की स्व प्रेरणा से लिए गए निर्णय होते हैं, इसलिए हम लोग जन जागृति का प्रयास भी करें। जितना कह सकता हूँ पानी का ऑप्टिमम यूज होना चाहिए, और ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम सब मिलकर उसको ठीक करें। यानी हकीकत यही कि जनता की नुमाइंदगी करने वाले पानी की जरूरत को नहीं समझते, लेकिन अब समाज सेवी आगे आए हैं और राजस्थान हाईकोर्ट ने नोटिस थमाया है, तो शायद सरकार जाग जाए, लेकिन इंतजार फिर भी करना होगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार, बीसीसीआई, आरसीए और जल विभाग को नोटिस जारी कर पूछा है कि जयपुर में आईपीएल के लिए पानी कहां से लेकर आएंगे। 27 अप्रैल तक इन सभी को हाईकोर्ट में जवाब देना है। जिस तरह से राजस्थान में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है, ये मामला राजनीतिक तूल भी पकड़ चुका है। कैमरामैन निखिल शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर, आज तक। सवाल देश के संकट के साथ साख का इसलिए भी है कि जो निर्णय जनता के लिए सरकार को लेना चाहिए, उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ता है आप निर्णय लीजिए। इस बात का जिक्र किस मुद्दे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने किया, यह भी देख लीजिए। दिल्ली शिमला के बीच हवाई सेवा शुरू होगी या नहीं, और अगर उनका जवाब ना हुआ तो हम जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। जी जरा कल्पना कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने इस बात का जिक्र किया है, किसी सरकार ने नहीं, क्योंकि दिल्ली से शिमला के बीच हवाई सेवा की ना होनी नहीं चाहिए, और ना इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि लग ऐसा रहा है कि दिल्ली यानी केंद्र में जिस पार्टी की सरकार है, उस पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में नहीं है, तो हालात ऐसे ही रहेंगे। और सुप्रीम कोर्ट को आज सुनवाई करते वक्त ये समझ नहीं आया कि अगर एयरलाइंस को लगता है कि यह रूट मुनाफे वाला नहीं, तो क्या सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं? दरअसल महत्वपूर्ण यह है कि शिमला हाईकोर्ट ने बीते साल 16 दिसंबर को आदेश दिया था कि एयर इंडिया दिल्ली को शिमला से जोड़े, लेकिन इस आदेश के खिलाफ एयर इंडिया सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने चली गई। और आज जब सुप्रीम कोर्ट में ये पूरा मामला सामने आया, तो सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस टीएस ठाकुर ने दो टूक पूछा, क्या दिल्ली और हिमाचल के बीच हवाई सेवा ना होने की एक वजह राजनीति तो नहीं, क्योंकि हिमाचल में दूसरी पार्टी की सरकार है और केंद्र में दूसरी? हालांकि जवाब मिला ऐसा नहीं है, लेकिन कोर्ट ने फिर ये सवाल किया, क्या केंद्र और राज्य के आपसी संबंध लाखों लोगों की इच्छा को धता बता सकते हैं, या संघीय ढांचे का इस देश में कोई मतलब ही नहीं? ये इस बात पर निर्भर है कि पीएम और सीएम के आपसी संबंध कैसे हैं। तो सवाल सीधा है, क्या केंद्र सरकार को भी अपने आदेश को अमल में लाने के लिए अदालतों की अब जरूरत है? और अगर ऐसा है तो फिर सरकार का मतलब है क्या? और जनता की जरूरत और उसकी इच्छा से कोई वास्ता सरकार का नहीं। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ कि दिल्ली और शिमला के बीच एयर कनेक्टिविटी होनी चाहिए, क्योंकि इससे स्टेट टूरिज्म को भी बेनिफिट बढ़ मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि आज अदालत में सुनवाई के वक्त अदालत ने सरकार होने का मतलब होता क्या है यह भी बता दिया, क्योंकि कोर्ट ने सरकार की गुजारिश पर टिप्पणी भी कर डाली और कहा, केंद्र सरकार तो हनुमान की तरह है, जिसे जागृत न किया जाए तो उसे अपनी शक्तियों का एहसास ही नहीं होता।
सुप्रीम कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा है कि 4 मई तक सभी कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज़ यानी सिविल एविएशन मिनिस्ट्री, DGCA, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये सुनिश्चित करें कि शिमला दिल्ली से हवाई रास्ते से जुड़ जाएगा और इस बारे में जो भी आदेश पारित होगा वो 4 मई को सुनवाई से पहले बेंच के सामने होना चाहिए। और शायद मुश्किल इसीलिए है, जब साख का सवाल होता है तो इसके साथ दुनिया की नज़र भी साख वाले शख्स के साथ होती है। याद कीजिए 2015 और अब देखिए 2016, इन दोनों के बीच में प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया कैसे आंकती है। 2015 से 2016 के बीच ऐसा क्या हो गया कि दुनिया के ताकतवर लोगों की कतार में 2015 में अगर प्रधानमंत्री मोदी का नाम था तो 2016 में नहीं है? तो फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि मोदी का जादू खत्म हो चला है? क्योंकि साल 2015 में फॉर्च्यून और टाइम दोनों ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रभावशाली बताया, लेकिन इस बरस यानी 2016 में ना तो फॉर्च्यून और ना ही टाइम के ताकतवर लोगों में प्रधानमंत्री मोदी का नाम है। याद कीजिए 2015 में टाइम ने तो 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में प्रधानमंत्री मोदी को प्रभावशाली राजनेताओं की श्रेणी में रखा था और उस वक्त खुद बराक ओबामा ने उन्हें इंडाइज रिफॉर्मर इन चीफ कहते हुए उन पर लेख भी लिखा था और फॉर्च्यून ने मोदी को महान नेता बताते हुए 6ठे नंबर पर रखा था। लेकिन इस बार फॉर्च्यून और टाइम दोनों से नरेंद्र मोदी का नाम साफ हो गया। टाइम पत्रिका के 100 प्रभावशाली लोगों की सूची में रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन है, जिनका नाम लीडर कैटेगरी में रखा गया है। रघुराम राजन ने ही बैंकों के एनपीए पर सवाल उठाया और याद कीजिए तो हाल ही में देश की अर्थव्यवस्था को अंधों में काना राजा कहा तो सरकार के कई मंत्री उनसे खफा भी हो गए। दरअसल इस लिस्ट में प्रियंका चोपड़ा कलाकारों की तो सानिया मिर्जा आइकन की श्रेणी में है, जबकि सुनीता नारायण को पायनियर की लिस्ट में रखा गया है। सब लोगों ने अपने अपने समाधान निकाल लिए हैं और समाधान निकाले हैं, इसीलिए सक्सेसफुल हो रहा है। लोग वॉलंटरीली इसको फॉलो कर रहे हैं। लेकिन खास बात यह भी है कि फॉर्च्यून के 50 नेताओं की सूची में मोदी का नाम भले ना हो, लेकिन दिल्ली के सीएम केजरीवाल का नाम जरूर 42वें नंबर पर है। तो सवाल सीधा, क्या मोदी की प्रतिष्ठा में कमी आ रही है? क्या मोदी का जादू अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फीका पड़ रहा है, या फिर भारत में भी मोदी की योजनाएं उस तरह कामयाब होती नहीं दिख रही जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं देखना चाहती हैं? तो तमाम खबरों के बाद निराश ना हुई है। दिलीप कुमार साहब यानी यूसुफ खान अस्पताल से छुट्टी पा गए हैं, अपने घर पहुंच गए हैं। तो एक गीत सुनाते हैं उनका आपको। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर, ये मेरा दीवानापन है। बड़ी खबर आ रही है, महाराष्ट्र में सूखे को लेकर बॉम्बे हाईकोर्ट ने आईपीएल के खिलाफ सख्त टिप्पणी की है। कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाते हुए कहा है कि आईपीएल के मैचों पर इस तरह से पानी जाया नहीं कर सकते। क्या आपको हालात की जानकारी? But then I decided to use the public transport, and now I feel I look like Natha. But don't you worry, the show looks fantastic.